बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख जो है ये काफ़ी पेचीदा होता है पढ़ने में, तो मैं इसको आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो आपका अशोक के अभिलेख से कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो आइए सबसे पहले अशोक के अभिलेखों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अभिलेख होते थे, सबसे पहले ये अभिलेख कहते किसको थे। ठीक है, तो आज जिस तरह से आप साइन बोर्ड देखते हैं जो चौक चौराहों में टंगे हुए होते हैं, तो उस जमाने में इस तरह के साइन बोर्ड नहीं होते थे। तो राजा महाराजा जो था अपनी बातों को, अपनी राज्याज्ञाओं को, अपने जो नियम कानून होते थे इनको जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों पर इसे खुदवा देते थे और उस समय के चौक चौराहों में लगा देते थे, जिन्हें अभिलेख कहा जाता था। चूंकि ये पत्थरों पर खोदे जाते थे इसीलिए इन्हें शिलालेख भी कहा जाता है। ठीक है, कैटेगरी हम बाद में बांटेंगे, फिलहाल आप समझ गए हैं कि अभिलेख क्या होते थे। भारत में अभिलेखों का प्रचलन जिसने शुरू करवाया वो था मौर्य वंश का शासक अशोक। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में अभिलेखों का प्रचलन किसने शुरू करवाया, तो भारत में अभिलेखों का प्रचलन शुरू करवाया था अशोक ने, और अशोक जो था ये मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि अशोक को इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। अशोक ने खुद से ये शुरू नहीं करवाया था, किसी को देख करके शुरू किया था। तो अशोक को जो है ये अभिलेख खुदवाने की प्रेरणा मिली थी ईरान के शासक, ईरान का शासक था जिसका नाम था डेरियस। ठीक है, तो अशोक को इसकी प्रेरणा मिली थी ईरान के शासक डेरियस से। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में ये जो अभिलेख है इनकी संख्या कितनी है जो मिले हुए हैं, तो अभी वर्तमान में जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनकी संख्या लगभग मैं बता रहा हूँ, इनकी संख्या 44 है। ठीक है, और साथ ही साथ ये 44 जो अभिलेख है, इन 44 अभिलेखों में एक भाषा का प्रयोग किया गया है जिसका नाम है प्राकृत। साथ ही साथ इसमें लिपियां जो है ये 4 हैं, और ये 4 लिपियां हैं ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। यानी अशोक के अब तक 44 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इसमें एक भाषा प्राकृत का उपयोग किया गया है और ये 4 लिपियों में है ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। परेशान मत होइए, आगे मैं आपको कोड भी बताऊंगा इसको याद करने का ट्रिक, और आप इसे आसानी से याद भी कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो अशोक के अभिलेख थे, अशोक के अभिलेखों को खोजा कब गया। ठीक है, तो अशोक का जो पहला अभिलेख खोजा गया ये खोजा गया था वर्ष 1750 में, और इसको खोजने वाले व्यक्ति जो थे ये अंग्रेज थे जिसका नाम था ट्राइफेंथलर। ठीक है, ये था ट्राइफेंथलर। ट्राइफेंथलर ने 1750 में अशोक के पहले अभिलेख को खोजा था, और जिस अभिलेख को खोजा था ये अभिलेख था दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, ये दिल्ली मेरठ अभिलेख था जिसको सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम खोजा गया कब, तो खोजा गया 1750 में ट्राइफेंथलर के द्वारा, और ये अभिलेख था दिल्ली मेरठ अभिलेख। ऐसा नाम क्यों है ये हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो फिर समझेंगे। ठीक है, अब खोजने के बाद अशोक के जो शिलालेख थे या अभिलेख इनको पढ़ा किसने, तो पढ़ा इसको 1837 में, 1837 में, और पढ़ने वाले जो व्यक्ति थे इनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये जो जेम्स प्रिंसेप थे इन्होंने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। देखिए ये सब प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट पूछ लिए जाते हैं, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अशोक के अभिलेख को 1837 में पढ़ा था और पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अब जो अभिलेख या शिलालेख मिले हैं इनमें अशोक का नाम क्या मिलता है। ठीक है, तो ये जितने भी अभिलेख और शिलालेख है इनमें अशोक का नाम, ठीक है, अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ नहीं है। इसमें अशोक के 2 नाम ज्यादा प्रचलित मिलते हैं, एक है देवनामप्रिय और प्रियदर्शी। ठीक है, देवनामप्रिय और प्रियदर्शी। ठीक है, ये पाली भाषा में है, जिसे हिंदी में अगर हम करें
ट्रांसलेट तो ये देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी होगा। यानी अभिलेखों में जो अशोक का प्रचलित नाम मिलता है वो है देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। लेकिन दो अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम जो है ये अशोक लिखा हुआ मिला है, ठीक है, अशोक लिखा हुआ मिला है। ये अभिलेख कौन कौन से हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है? तो ये अभिलेख हैं गुर्जरा और मास्की अभिलेख। गुर्जरा और मास्की अभिलेख में, गुर्जरा और ये मास्की अभिलेख जो है इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। अब जब नाम की बात हो रही है तो अशोक के अभिलेखों में उसकी पत्नी और बच्चों के नामों का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन एक अभिलेख है, ठीक है, जिसमें अशोक की पत्नी और उसके पुत्र का नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ये अभिलेख में जिस पत्नी और बच्चे के नाम का उल्लेख मिलता है, पत्नी के नाम का उल्लेख जो मिलता है ये है कारुवाकी। ये भी कई बार पूछ चुका है कि अभिलेखों में अशोक की किस पत्नी और पुत्र का नाम मिलता है, तो अशोक की पत्नी कारुवाकी और अशोक के पुत्र ये जो तीवर हैं इनका नाम मिलता है। इसके अलावा अशोक की कोई भी पत्नी या पुत्र के नामों का उल्लेख जो है ये नहीं मिलता है। अब एक मुद्दे की बात कि ये जो अभिलेख होते थे, ये जो अभिलेख या शिलालेख होते थे, इनका विषय क्या होता था, ठीक है, ये किस विषय पर लिखे जाते थे, ठीक है, विषय क्या होता था। तो ये जो अभिलेख होते थे इनके विषय, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं इनकी विषय वस्तु जो थी ये प्रशासनिक है। क्या है? ये है प्रशासनिक, ठीक है। इसमें ज़्यादातर राजाज्ञाओं को यानी राजा की आज्ञाओं को खुदवाया जाता था। लेकिन कुछ अभिलेख या एकमात्र अभिलेख ऐसा है जिसका विषय जो है ये है आर्थिक, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सा ऐसा अभिलेख था जिसका विषय आर्थिक था। तो ये अभिलेख था रुमनदेई अभिलेख, ठीक है, रुमनदेई अभिलेख। अभी आपको ये जहाँ तहाँ से मिल रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन परेशान आप मत होइए। ये हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे सारे अभिलेखों को, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिलहाल आप रुमनदेई याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा अशोक के जो अभिलेख थे इनका विषय था प्रशासनिक, लेकिन एक अभिलेख है जिसका विषय आर्थिक था, ठीक है। आगे अब हम लोग बात करेंगे जब ये अभिलेखों को किस तरह से पढ़ना है। यहाँ तक तो बहुत आसान समझ में भी आ गया, लेकिन इसके बाद जो अशोक के ये 44 अभिलेख मिले हैं इनको जब हम अलग अलग खंडों में बांटेंगे और इससे जब प्रश्न आएंगे तो वो ज़्यादा पेचीदा होते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, बहुत आसानी से हम लोग उसको समझेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। आइए अब हम लोग देखते हैं अशोक के अभिलेखों को अलग अलग करके समझते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए अशोक के अभिलेखों को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली भाग जो है ये है शिलालेख, ठीक है। शिलालेख जो है, शिलालेख को आप इस तरह से समझिए कि ये साइन बोर्ड थे पत्थर के, इस तरह के ये साइन बोर्ड बनाए हुए थे, ठीक है, पत्थरों का ये इस तरह से होते थे और इन पे राजाज्ञाओं को इस तरह से खुदवा दिया जाता था इस पर, ठीक है। जो छेनी हथौड़ी की मदद से पत्थरों पर खुदवा दिए जाते थे और पत्थरों पर ये लिखे होते थे और इन्हें चौक चौराहों पर लगा दिया जाता था। इन्हीं को हम शिलालेख या शिलापट भी बोलते हैं। दूसरा जो कैटेगरी हमने बांटा है वो है स्तंभ लेख। क्या है? तो यह है स्तंभ लेख, ठीक है ना। तो स्तंभ से आप समझ रहे हैं, स्तंभ हम लोग बोलते हैं पिलर्स को, ठीक है। जैसे मकान हो गए या उस काल में आप समझ लीजिए जो बौद्ध विहार होते थे, जो स्तूप होते थे, जो मंदिर होते थे, उसमें इस तरह से पिलर्स होते थे। तो इस पिलर्स पर भी कुछ राजाज्ञा जो होती थी इस तरह से खुदवा दी जाती थी। इसी को हम लोग बांटते हैं स्तंभ लेख में, ठीक है। तो पहला हो गया शिलालेख, दूसरा हो गया स्तंभ लेख, और ये जो तीसरी कैटेगरी है ये है गुहा लेख, ठीक है। तो गुहा का मतलब जो हो जाता है गुफा और लेख मतलब इस पर लिखे हुए। तो अशोक के काल में जो है ये इस तरह से पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाई गई थी और ये जो गुफाओं की भीतरी ये जो दीवार है इन दीवारों पर भी कुछ कुछ जो है ये लिख दिए गए थे लेख। तो इसी को कहते हैं गुहा लेख, यानी गुफाओं के अंदर जो लिखे हुए लेख है उन्हें कहते हैं गुहा लेख, ठीक है। अब ये जो शिलालेख है ये शिलालेख में महत्वपूर्ण है कि इनकी संख्या जो है ये 14 है और ये 14 जो शिलालेख है ये कुल 8 स्थानों से मिले हैं।
इसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और प्रश्न भी आते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप विश्वास रखिए आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं और कभी आपको इसको दिक्कत नहीं आएगी। स्तंभ लेख जो है ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। स्तंभ लेख की संख्या 7 है और ये कुल 6 स्थानों से मिले हैं। गुहा लेख जो है, जो गुफा वाले मैंने बताया, इनकी संख्या जो है ये 3 है और ये 1 स्थान से मिला है। क्योंकि ये गया से मिला है इसीलिए मैं 1 स्थान ले रहा हूँ। गया की बराबर पहाड़ी पर ये 3 गुफाएं हैं, तो कहीं कहीं पर स्थान 3 भी लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ये जब हम आएंगे गुहा लेख में तो बात करेंगे। क्योंकि गया से मिला है इसीलिए स्थान को मैंने 1 कहा है, ठीक है। तो आज जो है, आज की क्लास में बेसिकली हम लोग देखेंगे शिलालेखों को, जिनकी संख्या 14 है और ये 8 स्थानों से मिले हैं। पार्ट 2 में मैं आपको स्तंभ लेख और गुहा लेख बताऊंगा। ये 2 वीडियो में आप याद कर लीजिएगा कि अशोक के अभिलेख से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे, इसीलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। आते हैं शिलालेख में सबसे पहले, ठीक है। तो शिलालेख आप समझ गए हैं किसे कहते हैं। शिलालेख को भी अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। पहली कैटेगरी में है ये जो 14 शिलालेख है, इसको हम लोगों ने लिखा है चतुर्दश शिलालेख। चतुर्दश का मतलब होता है 14 और शिलालेख का मतलब होता है शिलालेख, जो मैंने आपको अभी ये मतलब समझाया था शिलालेख का, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो है ये है लघु शिलालेख, ठीक है। दूसरा है लघु शिलालेख, इसमें 2 या 3 पंक्तियां लिखी हुई है, इसीलिए इसको लघु शिलालेख बोलते हैं। सबसे पहले लघु शिलालेख को आप भूल जाइए, सबसे पहले चलते हैं चतुर्दश शिलालेख में। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि ये जो चतुर्दश शिलालेख है और अगर इनकी संख्या 14 है, ठीक है, तो ये चतुर्दश शिलालेख जो है ये 14 8 स्थानों से मिले हैं। तो सबसे पहले ये किन किन 8 स्थानों से मिले हैं इनका नाम आपको जानना होगा, ठीक है। तो 8 नामों को याद करने के लिए यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है, समय बर्बाद नहीं हो इसीलिए। ये 8 जगहों का नाम है। अब इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। ट्रिक है शाम को गधा सोए जो, ठीक है। तो ट्रिक आराम से आपको एक बार में याद हो जाएगा। शाम को गधा सोए जो, क्या ट्रिक एक बार फिर से बोलिए। शाम को गधा सोए जो, श से हो जाएगा क्या, तो स से हो जाएगा आपका शाहबाजगढ़ी। ये शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है। दूसरा है म से मानसेहरा, मानसेहरा भी हजारा जिला पाकिस्तान में। तो ये शाहबाजगढ़ी और ये मानसेहरा, ये दोनों जो है ये आपको कहाँ से मिले हैं, तो ये दोनों आपको पाकिस्तान से मिले हुए स्थल हैं। इसके बाद को से हो जाएगा कालसी, ये उत्तराखंड भारत में है। ग से हो जाएगा गिरनार जिला, ये गुजरात में है। गिरनार आप लोग प्राचीन भारत में बहुत पढ़े हैं। इसके बाद ध से हो जाएगा धौली, धौलीपुरी जिला ओडिशा में है, उड़ीसा का है ये। सो से हो जाएगा सोपारा, सोपारा जो है ये महाराष्ट्र में है। ए से हो जाएगा एरगुडी, एरगुडी जो है ये तेलंगाना में है, हैदराबाद जिला तेलंगाना में। और जो से जो हो जाएगा ये हो जाएगा जोगढ़, और जोगढ़ आपका जो है ये गंजाम जिला आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आइए इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से अभिलेख जो है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। कौन कौन से कहने का मतलब ये जो 14 अभिलेख है ये 8 स्थान, 8 स्थान तो हमने बना लिए, इनका कोड भी अगर याद कर लिया। अब कहाँ से कौन से अभिलेख मिले हैं, कहाँ से एक से ज़्यादा अभिलेख मिले हैं, कौन से नंबर का अभिलेख कहाँ मिला है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप शाम को गधा सोए जो, इसको सीक्वेंस को याद कर लीजिए। अब इसी में हम लोग को नंबर बैठाना है। शुरू में कुछ नहीं करना है आपको, 1 से 3 तक, 1 2 3 ऐसे आप बैठा दीजिए। मतलब अशोक का जो पहला अभिलेख है ये आपको मिला है पेशावर पाकिस्तान से, दूसरा जो है ये मिला है हजारा पाकिस्तान से, और तीसरा जो है ये मिला है उत्तराखंड से। अभी इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि पहले में क्या लिखा हुआ था, दूसरे में, तीसरे में, ये अभी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं कहाँ से क्या मिला है। तो पहला अभिलेख मिला है पेशावर से, दूसरा मिला है हजारा से, और तीसरा मिला है उत्तराखंड से, ठीक है। अब गिरनार याद रख लीजिए, गुजरात है ना, गुजरात में संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर होगा चौथा और पांचवा, ठीक है। तो इस तरह से तो गिरनार से जो मिला है ये मिला है चौथा वाला और पांचवा वाला, ठीक है।
इसके बाद धौली पूरी, यहाँ पे संख्या फिर बढ़ेगी, है ना। यहाँ पर छठवां, सातवां और आठवां अभिलेख, ठीक है। तो याद रखना है कि छठा अभिलेख, सातवां और आठवां, 6, 7, 8 जो शिलालेख है ये कहाँ से मिले हैं? धौली उड़ीसा से, ठीक है। अब आते हैं 9वां और 10वां। 9, 10, 11, 12 अच्छे से देखिए, यहाँ 9 नहीं लिखेंगे, 9 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके ठीक ऊपर में जाएंगे 10 और इसके बाजू में 11 और इसके नीचे में 12, ठीक है। यानी कि 9वां अभिलेख तेलंगाना, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, फिर 10वां अभिलेख, फिर इसके बगल में 11 और फिर 12। यानी कि ये जो महाराष्ट्र है सोपारा, सोपारा से 10वां और 11वां मिला है, एरगुडी से 9वां और 12वां जो शिलालेख है वो मिला है। अब कितने हैं? 14। तो लास्ट में बच गए कितने? 13 और 14। तो यहाँ पे आप नंबर डाल दीजिए 13 और 14, ठीक है। तो 13वां और 14वां, 13th एंड 14th ये जो मिला है ये कहाँ से मिला है? ये जोगढ़ से मिला है। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं 8 स्थान, यानी शाम को गधा सोए जो, ठीक है, ये 8 स्थान, और 8 स्थान में ये इस तरह से नंबरिंग बैठा देना है जो आपके शिलालेख हैं वो। तो इस तरह से अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें दिक्कत आएगी। अब दूसरा दिक्कत यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है पहले अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, सॉरी पहले शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, दूसरे शिलालेख में क्या है, तीसरे में क्या है, ठीक है, या कलिंग युद्ध का वर्णन किस में है। अब छांटते रहिए 14 तक, तो कुछ क्लू अगर हो तो हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो चलिए इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखते हैं शिलालेखों का ये जो चतुर्दश शिलालेख है इसका सबसे मुश्किल पार्ट। अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि कौन से शिलालेख में क्या लिखा है, तो घबराइए नहीं, इसके लिए मैंने ये बना दिया है एक ट्रिक जिससे आप आसानी से बता सकते हैं कि पहले से लेकर के 14वें शिलालेख तक में किस में क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तो पहले हम लोग 1 से लेकर के 3 को याद करते हैं, ठीक है। तो 1 के लिए आप याद कर लीजिए, इसको एक कोड याद कर लीजिए, बलि चिकित्सा 5 वर्ष, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि किसी की बलि दी गई और बलि देने के बाद उसकी चिकित्सा की गई और उसमें 5 वर्ष का समय लगा। तो दिमाग में इसको बैठाइए, बलि चिकित्सा 5 वर्ष, ठीक है। अब 4 से लेकर के 6 तक को दिमाग में बैठाइए, धर्मघोष मात्र आत्मनियंत्रण। अशोक का धर्म आप जानते हैं कि सर्वधर्म संभाव था, सभी धर्मों में ये विश्वास करते थे। तो इसी से आप थोड़ा सा इसको याद करने का प्रयास कीजिए, दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि धर्म घोष यानी धर्म का घोष क्या करना है। तो धर्म घोष मात्र आत्मनियंत्रण है, यानी ये 6 क्लियर हो गए। बलि चिकित्सा 5 वर्ष, धर्म घोष मात्र आत्मनियंत्रण। बलि चिकित्सा 5 वर्ष, धर्म घोष मात्र आत्मनियंत्रण। अब इसमें है क्या ये भी बता देता हूँ। तो जो पहला शिलालेख है इसमें बलि पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। पहले शिलालेख में बलि को निषेध किया है, यानी बलि पर प्रतिबंध, यानी पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा है चिकित्सा, दूसरे में अशोक ने मानव और पशुओं की चिकित्सा का जो प्रबंध किया है उसी के बारे में इसमें लिखा है, यानी चिकित्सा किसकी? तो मानव और पशुओं की, ठीक है। 5 वर्ष, अशोक ने अपने अधिकारियों को कहा कि प्रत्येक 5 वर्षों में कम से कम राज्य का भ्रमण करें, यानी राज्याधिकारियों को आदेश दिया कि प्रत्येक 5 वर्ष में अपने क्षेत्र या राज्य का भ्रमण करें। चौथे में है धम्म घोष। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने कहा कि अब भेरी घोष यानी युद्ध नहीं होगा, भेरी घोष के जगह पर धम्म घोष होगा, यानी कि अब भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष होगा। ये लिखा हुआ है चौथे शिलालेख में। 5वां में है मात्र, मात्र से होगा धर्म महामात्र। इसमें 5वें में ये उल्लेख है 5वें शिलालेख में कि अशोक ने धार्मिक कार्यों के संचालन के लिए धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति की। तो आपको क्वेश्चन पूछता है सीधा कि धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो ये 5वें शिलालेख में है। छठे शिलालेख में है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण के नीचे में एक कोड लिखा हुआ है 24/7, ठीक है। यानी इसमें अशोक ने कहा कि मैं जो है 24 घंटे सातों के सातों दिन 24 घंटे जनता की सेवा में उपस्थित रहूँगा। जनता को अगर मेरी ज़रूरत है तो मुझे कभी भी बुलाया जा सकता है, चाहे मैं रानी के साथ शयन कक्ष में विश्राम कर रहा हूँ या भोजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आत्मनियंत्रण का अर्थ, यानी अशोक जो है ये जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। ये लिखा है छठे शिलालेख में।
अब 7 से 14 तक की बात करते हैं। तो 7 में और 7 से 14 तक को भी एक कोड से आप याद कर लीजिए। 7 में है निष्पक्ष, 8 में है धम्म यात्रा। इसमें कहा निष्पक्ष धम्म यात्रा, ये दो याद रखना है, निष्पक्ष धम्म यात्रा। कैसी धम्म यात्रा? तो निष्पक्ष धम्म यात्रा। उसके बाद 9, 10, 11 को एक साथ याद कीजिए। देखिए मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको इस तरह से आप याद कीजिए। निष्पक्ष धम्म यात्रा, सच्ची भेंट। तो सच्ची भेंट इन्होंने क्या बताया? तो सच्ची भेंट बोला प्रजाहित और धम्म। तो इस तरह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। निष्पक्ष धम्म यात्रा, सच्ची भेंट, प्रजाहित, धम्म। और लास्ट का तीनों तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये है स्त्री, तो जहाँ स्त्री रहेगी तो सोचिए स्त्री के लिए युद्ध हुआ और युद्ध के बाद धार्मिक जीवन। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। स्त्री, स्त्री को लेकर युद्ध और युद्ध के बाद अशोक ने धार्मिक जीवन अपना लिया। एक कॉन्सेप्ट बना लेना है, ये खाली याद करने के लिए, ऐसा कुछ व्यवहारिक है नहीं। अब मैं बताता हूँ 7 में क्या है। तो 7 में जो है ये अशोक ने कहा है निष्पक्षता, धर्म के आधार पर लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा। 8वें में अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख है। 9वां में अशोक ने सच्ची भेंट के बारे में बताया और इसमें दान और शिष्टाचार के बारे में लिखा हुआ है। 10वां में है प्रजाहित, इसमें अधिकारियों को संबोधित करते हुए अशोक ने कहा कि अधिकारी प्रजाहित में काम करें। 11वें में अशोक के धम्म की व्याख्या है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है बराबर परीक्षाओं में कि अशोक के धम्म की व्याख्या, तो ये 11वें शिलालेख में। ठीक है, इसके बाद 12 में स्त्री, तो स्त्री से हो जाएगा कि स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति। ठीक है, तो 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद 13, तो 13 जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें युद्ध से हो जाएगा कलिंग युद्ध और उसके भयंकर परिणामों का उल्लेख है 13 में, और सबसे लंबा यही है। ठीक है, सबसे लंबा अगर शिलालेखों में पूछा जाए तो ये 13वां है। ठीक है, और 14th जो है इसमें अशोक ने धार्मिक जीवन जीने की सलाह प्रजा को दी है। सॉरी, इसको मैंने टिक कर दिया, ये आपका उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 14 आपका महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार फटाफट से अगर बात कर लेते हैं तो ये बलि, ये 5 वर्ष और ये धम्म घोष के स्थान, भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 14 में ये 6 जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया चतुर्दश शिलालेख जो 8 स्थानों से मिले थे और इनकी संख्या 14 है। और अब फटाफट से मैं आपको लघु शिलालेख बता देता हूँ, और लघु शिलालेख को करने के बाद आज के क्लास का एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की बातचीत को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो लघु शिलालेख है ना, ये हमारा लघु शिलालेख। ठीक है, लघु शिलालेख एक्चुअली में क्या होता है? तो लघु शिलालेख जो है ये 2 या 3 पंक्तियां इसमें लिखी हुई हैं, इसी को हम कहते हैं लघु शिलालेख। जैसे चतुर्दश शिलालेख में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो लघु शिलालेख है इसमें कम लिखा हुआ है। इसे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक है भब्रू शिलालेख और दूसरा है कलिंग शिलालेख। ठीक है, सबसे पहले भब्रू शिलालेख को समझिए। ये जो भब्रू शिलालेख है ये राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है वैराट। ठीक है, ये वैराट से मिला है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का स्पष्ट प्रमाण कौन सा अभिलेख है? तो अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होने का स्पष्ट जो प्रमाण है ये भब्रू अभिलेख है। इसी में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति आस्था व्यक्त की। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या होते हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। एक बार रिपीट कर दूं फिर से। तो भब्रू अभिलेख जो है ये राजस्थान के वैराट से मिला है। ये अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का स्पष्ट प्रमाण है, और इसी अभिलेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है। ठीक है, कलिंग अभिलेख को याद रख लीजिएगा, जो कलिंग का शिलालेख है। कलिंग से 2 शिलालेख मिले हैं, एक मिला है धौली, एक धौली से मिला है, और एक दूसरा मिला जो है एक धौली अभिलेख है, और दूसरा जो है ये है जोगढ़। ठीक है, जोगढ़। धौली जो मिला है ये पुरी
उड़ीसा से मिला है, और ये जो जौगढ़ मिला है, जौगढ़ गंजाम जिला, ठीक है, ये गंजाम जिला आंध्र प्रदेश से मिला है, ठीक है, गंजाम जिला आंध्र प्रदेश से। लघु शिलालेख में और इससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। लघु शिलालेख में ये जो आपका भब्रू अभिलेख है, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्लास ऐसे भी लंबा हो गया है। कल के क्लास में हम लोग स्तंभ लेख और गुहा लेख को फिनिश करेंगे, और ये जो अशोक के अभिलेख है इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।